गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है मांग की लोच। मांग की लोच है क्या? मांग की लोच जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। मांग की लोच, अगर इस शब्दों पे मैं जाऊं तो मांग शब्द के बारे में हम कर चुके हैं। मांग का अर्थ, मांग किन तत्वों पर निर्भर करती है, मांग का नियम क्या है, मांग का विस्तार, मांग का संकुचन, मांग में वृद्धि, मांग में कमी। अब अगला शब्द हमारा आता है लोच। लोच के बारे में पहले मांग की लोच के अतिरिक्त हम सिर्फ लोच के बारे में करते हैं। लोच कहते किसे हैं? लोच लोच की अगर मैं परिभाषा दूं तो इस प्रकार से होगी। एक चर के प्रति दूसरे चर की प्रतिक्रिया दर्शाती है लोच। यह कार्य करती है। एक चर के प्रति दूसरे चर की प्रतिक्रिया। चर कोई हम मान लेते हैं, एक चर मान लिया, एक आदमी एक चर है और दूसरा आदमी दूसरा चर है। अगर इसे मैं एक उदाहरण से लूं तो दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति ने एक अन्य व्यक्ति के थप्पड़ लगाया, एक थप्पड़ लगाया। अब वो हो गई क्रिया इसकी। अब उसके बदले में उसकी प्रतिक्रिया तो आएगी ना। अब वो या तो उसके एक थप्पड़ लगाएगा, दो भी लगा सकता है, या ना भी लगाए, रोना शुरू कर दे। इसे हम कहेंगे प्रतिक्रिया दर्शाना। उसका माप, दो लगाए, एक लगाया, एक भी नहीं लगाया, उस माप को ही लोच कहते हैं हम। इसे अगर मैं यानी एक्शन के प्रति रिएक्शन जो आता है उसे लोच कहते हैं। इसे अगर मैं एक और उदाहरण से, एक अन्य उदाहरण ले हम, उससे समझ सकते हैं। क्योंकि आप ये भी कह सकते हो सर इकोनॉमिक्स पढ़ाते थप्पड़ कहाँ से आ गया। इकोनॉमिक्स तो हम मांग के बारे में अध्ययन करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो वस्तु के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो लोच का अभिप्राय है वस्तु में घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति का माप। वस्तु में घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये बात तो क्लियर है ना आपको। एक उदाहरण ले लेते हैं, रबड़। रबड़ देखा होगा आपने। ये मेरे हाथ में एक रबड़ है। ये आपने कभी ना कभी मार्केट से गारमेंट्स की दुकान पे जाके जरूर खरीदा होगा और जाते ही आप कहते हो हमें इलास्टिक दे दो। इलास्टिक शब्द से ही इलास्टिसिटी शब्द बना है लोच। रबड़ के उदाहरण से कैसे, इस रबड़ को देखिए, मैंने इससे खींचा यानी दबाव बढ़ाया, दबाव बढ़ने पे ये बढ़ गया और जैसे ही मैंने दबाव हटाया ये पुनः अपनी वापिस स्थिति में आ जाएगा। ये इसकी लोच है, ये लोचदार है। अब इसे एक और से भी समझ सकते हैं, या हम यूं कहें कि लोच दो बातों पर निर्भर करती है। एक वस्तु के स्वभाव पर और दूसरा उस पर पड़ने वाले दबाव पर। वस्तु का स्वभाव यानी ये वस्तु लोचदार है। एक अन्य वस्तु, ये मापक ले सकता हूं मैं हाथ में, ये इसको बढ़ाऊंगा तो नहीं बढ़ेगी, ना छोड़ने पे घटेगी, वापस भी नहीं आएगी क्योंकि बढ़ी नहीं रही है। ये कैसी वस्तु है? ये बेलोचदार है, यानी इसमें लोच बिल्कुल नहीं है, उसे हम बेलोचदार कहेंगे। और ये बढ़ घट रही है तो इसमें ये लोचदार है। अब आप कहोगे ऐसा वस्तु का स्वभाव और प्रकार, अनेक प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं हमारे अर्थशास्त्र में। जैसे सामान्य वस्तुएं हैं, विलासिता वस्तुएं हैं, आवश्यक वस्तुएं हैं, सस्ती वस्तुएं हैं। वो तो वस्तु का स्वभाव हो गया। और उस पर पड़ने वाला दबाव, उस पर दबाव किस प्रकार का पड़ता है? उस पर दबाव मांग फलन किया था हमने, अगर आपको याद हो तो। इन तत्वों पे निर्भर करती थी मांग हमारी। इनका दबाव पड़ता है यानी वस्तु की अपनी कीमत के बढ़ने से मांग घटती है। वस्तु की अपनी कीमत घटने से मांग बढ़ती है। इसका
प्रभाव पड़ गया, दबाव पड़ गया, कितनी बढ़ी कितनी घटी। संबंधित वस्तुएं कौन सी? स्थानापन्न वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, प्रतिस्थापन वस्तुएं। उपभोक्ता की आय से फर्क पड़ता है। उपभोक्ता की आय अगर ज्यादा होती है तो वस्तुओं की मांग बढ़ती है, उपभोक्ता की आय कम होने से वस्तु की मांग घटती है। रुचि और प्राथमिकताओं से, भविष्य की संभावनाओं से, जनसंख्या के आकार समूह से, इन सब का दबाव पड़ता है। किस प्रकार की वस्तु से? सामान्य वस्तु पे अलग प्रभाव होगा, विलासिता पे अलग होगा, आवश्यक वस्तुओं पे अलग होगा, सस्ती निम्न कोटि की वस्तुओं पे अलग होगा। तो लोच दो बातों पर निर्भर करती है, वस्तु के स्वभाव पर और उस पर पड़ने वाले दबाव पर। अब एक बात, यहां तो सिर्फ लोच की बात आई है, अब मांग की लोच क्या है, यानी मांग पर किन बातों का दबाव पड़ता है, किस प्रकार की वस्तुओं पे कितना दबाव पड़ता है, इस बात का अध्ययन करती है मांग की लोच। अब मांग की लोच की परिभाषा क्या हुई? एक वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के माप को मांग की लोच कहा जाता है। कैसे? अगर इसे मैं मांग के नियम के उदाहरण से करूं तो मांग का नियम अगर आपको याद आया हो तो मांग का नियम हमारा ये कहता था, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से, अन्य बातें समान रहने पे किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से मांग घटती है और किसी वस्तु की कीमत घटने से मांग बढ़ती है। यह सिर्फ मांग का नियम बताता था कि कीमत बढ़ने से मांग घटती है, यानी विपरीत जाती है उसके, परंतु इस नियम ने ये नहीं बताया हमें कि घटती तो है परंतु कितनी घटती है। इसका माप बताने का कार्य मांग की लोच करती है। या हम उपभोक्ता की आय के हिसाब से लें तो उपभोक्ता की आय बढ़ने पे मांग बढ़ती है, उपभोक्ता की आय घटने से मांग घटती है, परंतु कितनी घटती है? उपभोक्ता की आय बढ़ने पे मांग बढ़ती अवश्य है, परंतु कितनी बढ़ती है या कितनी घटती है, इस बात को बताने का कार्य मांग की लोच करती है। अब हम बात करते हैं मांग की लोच कितने टाइप की होती है, कितने प्रकार की होती है मांग की लोच। तो मांग की लोच हमारे 3 प्रकार की होती है। एक कीमत लोच, आय लोच और आड़ी लोच। 3 प्रकार की मांग की लोच होती है। कीमत लोच कौन सी होती है, आय लोच कौन सी होती है, आड़ी लोच कौन सी होती है, इसके बारे में हम संक्षिप्त परिचय करेंगे। कीमत लोच किसे कहेंगे? कीमत लोच उसे कहेंगे जब अन्य बातें समान है। अन्य बातें समझ गए ना आप? वस्तु की कीमत को छोड़कर अन्य बातें समान है और सिर्फ वस्तु की अपनी कीमत के बढ़ने पे वस्तु की मांग कितनी घटती है, ये बात बताती है कीमत लोच। वस्तु की अपनी कीमत के घटने से वस्तु की मांग कितनी बढ़ती है, परसेंट की बात है, प्रतिशत की बात है, वो बात बताती है कीमत लोच। कितने प्रतिशत कीमत बढ़ने से कितने प्रतिशत की मांग घटती है और कितने प्रतिशत कीमत बढ़ने से घटने से कितने प्रतिशत मांग में वृद्धि होती है, विस्तार होता है, वो बात बताती है मांग की कीमत लोच। आय लोच, आय की लोच का संबंध है उपभोक्ता की आय से। उपभोक्ता की आय बढ़ने पे मांग बढ़ती है, पता है, परंतु कितनी बढ़ती है, कितने प्रतिशत बढ़ती है, वो बात बताती है मांग की आय लोच। उपभोक्ता की आय कितने प्रतिशत आय घटी तब कितने प्रतिशत मांग घटी, ये बात बताती है मांग की आय लोच। और आड़ी लोच, आड़ी लोच का मतलब है संबंधित वस्तुओं की कीमत, प्रतिस्थापन वस्तुएं, पूरक वस्तुएं या अन्य वस्तुओं के कारण भी हो सकता है। एक संबंधित वस्तु Y की कीमत में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ जिसके कारण X वस्तु की मांग में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, उन दोनों का अनुपात, प्रतिशत
परिवर्तन कितना हुआ वो बताती है हमारी मांग की आड़ी लोच। तो ये 3 प्रकार की लोच है हमारी, मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की आड़ी लोच। अब हम +2 के सिलेबस में हमारे कीमत लोच है, आय लोच और आड़ी लोच सिलेबस में नहीं है। मांग की आय लोच और आड़ी लोच आप जब ग्रेजुएशन में जाओगे या आगे उच्चतर कक्षाओं में जाओगे तो वहां पढ़ने को मिलेगा। हमारे सिलेबस में सिर्फ मांग की कीमत लोच एक ही टॉपिक है, तो हम सिर्फ एक के बारे में ही बात करेंगे, मांग की कीमत लोच। अब मांग की कीमत लोच क्या है? मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसे हम कहेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की कीमत लोच क्या है? देखिए, सिर्फ हमें वस्तु की अपनी कीमत से संबंध रखना है मांग की कीमत लोच में, अन्य बातों से कोई लेना देना नहीं है। अन्य बातें यानी अन्य निर्धारक तत्व समान रहने पे किसी वस्तु की अपनी कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण मांग में होने वाले परिवर्तन की मात्रा का ज्ञान यह धारणा हमारी करवाती है, मांग की कीमत लोच करवाती है। यानी मांग की कीमत लोच से इस बात का ज्ञान होता है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से मांग में किस अनुपात में कमी हुई और कीमत कम होने से मांग में किस अनुपात में वृद्धि हुई। क्योंकि रहेगा तो विपरीत ही, मांग का नियम भी हमारा यही कहता था। मांग का नियम हमारा क्या कहता था? कीमत बढ़ने से मांग घटेगी और कीमत घटने से मांग बढ़ेगी। यह सिर्फ दिशा बताता है कि मांग कीमत बढ़ने से मांग उसके विपरीत दिशा में चली जाएगी, जबकि मांग की कीमत लोच हमें क्या बताती है? कीमत बढ़ने से मांग घटी परंतु कितने प्रतिशत घटी, और कीमत कितने प्रतिशत घटी तो मांग कितने परसेंट बढ़ी। इस बात का ज्ञान हमें मांग की कीमत लोच बताती है। अतः हमारा मांग की कीमत लोच का सूत्र भी बन जाता है, जिसे हम मांग की कीमत लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से दिखाते हैं। माइनस का निशान क्यों लगाते हैं? माइनस का निशान इसलिए लगाते हैं क्योंकि कीमत था मांग में, हमने मांग के नियम में भी पढ़ा था, कीमत था मांग की मात्रा में विपरीत संबंध होता है, इसलिए हम ऋणात्मक चिन्ह घटाने का चिन्ह द्वारा प्रकट किया जाता है सूत्र को। मांग में की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन भाग में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये हमारा सूत्र बन जाता है मांग की लोच निकालने का। मांग की लोच को हम इस फार्मूले से भी दिखा सकते हैं, यानी माइनस डेल क्वांटिटी में परसेंट परिवर्तन और डेल पी में प्रतिशत परिवर्तन से हम मांग की कीमत लोच आंकते हैं। अब अगर हम इसे मांग का नियम के साथ संबंध करके मैं दोबारा क्लैरिफाई और करना चाहूं तो आपको एक बात और देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए मांग का नियम क्या था और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कहाँ संबंध है और क्या अंतर रहता है। मांग का नियम हमारा क्या कहता था? मांग का नियम हमारा कहता था किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से मांग में कमी होती है और किसी वस्तु की कीमत
घटने से मांग में वृद्धि होती है, और ये बताता है दोनों में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ है। कहने का मतलब यह सिर्फ दिशा बताता है, जबकि यह दर बताता है। मांग का नियम हमें दिशा बताता है, मांग की कीमत लोच हमें दर बताती है कि कितना परिवर्तन हुआ। मांग का नियम हमारा गुणात्मक कथन है, हमने मांग वाले चैप्टर में किया भी था, जबकि ये संख्यात्मक या मात्रात्मक कथन है, क्योंकि ये संख्या में बताता है, मात्रा बताता है कि कितना परिवर्तन हुआ है। क्लियर हुआ? एक यानी एक अगर छोटी सी बात मैं और करूं तो हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मांग के नियम में हम ये देखते हैं कि वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने से मांग घटी है, और वस्तु की अपनी कीमत घटने से मांग में वृद्धि हुई है। सिर्फ वस्तु की अपनी कीमत रहना है कीमत लोच में, अन्य बातें सारी समान। परंतु ये बताता है कि वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने से मांग घटी है। मान लिया वस्तु की अपनी कीमत 10% बढ़ गई, मान लेते हैं एक बार। अब मांग में परिवर्तन 10% ही हुआ, यह भी हो सकता है, या इसके 10% बढ़ने से या 10% घटने से, दोनों स्थितियों में ही 10% से ज्यादा 15, 16, 18, 20 ज्यादा बढ़ा, या ये भी हो सकता है इसमें 5% ही परिवर्तन हुआ हो, इससे कम भी हुआ, या इसमें बिल्कुल भी परिवर्तन ना हुआ हो, या इसमें कोई भी परिवर्तन ना होने के बाद कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, फिर भी इसमें बेतहाशा वृद्धि या कमी हो गई, अनंत। इसे आप अनंत दिखाते हैं हम। तो इस प्रकार से अनेकों प्रकार का परिवर्तन हो सकता है, ये हमारा माप है। अब अगर मैं वक्र के हिसाब से बात करूं तो हम इस तरह से कह सकते हैं, मांग के नियम में हमारा क्या था, मांग के नियम में वक्र हमारा दिखाते थे हम, ये रहा आपका डी, ठीक है। मांग के विस्तार और मांग में संकुचन, या वक्र मांग में वृद्धि D1 D2 D1 D1, मांग में वृद्धि हो गई। और एक ऐसे वक्र भी बन जाता है मांग में कमी हो गई। यानी ये 4 स्थितियां थी हमारे सामने, मांग का विस्तार, मांग का संकुचन, मांग में वृद्धि, मांग में कमी। मांग में वृद्धि में दाएं चला जाएगा, मांग में वृद्धि में बाएं चला जाएगा, यहाँ नीचे से ऊपर की ओर जाएगा मांग के विस्तार में, और मांग के संकुचन में ऊपर से नीचे की ओर आएगा, इस प्रकार से। परंतु मांग की कीमत लोच जो है उसमें हम क्या दिखाते हैं, मांग की कीमत लोच में ये जो डायग्राम था ये इकाई के बराबर यानी लोचदार है इस बात को, और या हम यूं कह सकते हैं बेलोचदार है। मांग वक्र और ज्यादा तेज ढाल वाला हुआ है या कम ढाल वाला हुआ है, इस प्रकार से मांग वक्र तैयार होंगे, ऐसी स्थितियां सामने आएंगे सामान्य। इसे आप इतने से ही ना समझे, एक अलग से लेसन और लेंगे, उसमें अच्छे से तैयार करेंगे। ये सामान्य परिचय के बारे में मैं बता रहा हूं आपको। तो मांग के नियम के हिसाब से मांग की कीमत लोच को हम यूं समझ सकते हैं। अब ये हमारा आज का सिर्फ सामान्य परिचय था मांग की कीमत लोच के बारे में, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। अब इस चैप्टर में हम करेंगे क्या क्या। अब मांग की कीमत लोच
कि श्रेणियां कितनी है। एक टॉपिक तो हमारा ये बनता है, यानी श्रेणियों का मतलब लोचदार है या बेलोचदार है, किस प्रकार की मांग की कीमत लोच है। इसके अलावा एक टॉपिक हमारा ये बनता है कि मांग की कीमत लोच किन विधियों से मापते हैं हम। ठीक है, ये बेलोचदार लोचदार 5 प्रकार की होती है, वो हम डिटेल से करेंगे। विधियां 3 प्रकार की हैं, कुल व्यय विधि, प्रतिशत विधि और बिंदु विधि। और एक टॉपिक हमारा बनता है मांग की लोच किन तत्वों पर निर्भर करती है। इसके भी निर्धारक तत्व होते हैं, किन तत्वों पर से प्रभावित होती है। और एक हमारे इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे, मांग की कीमत लोच निकालने के संख्यात्मक एग्जाम्पल भी करेंगे हम। तो इन 4 टॉपिक के तहत हम मांग की कीमत लोच का अध्ययन करेंगे, जो अगले सेशन से अगले लेक्चर में से शुरू करेंगे। हम मांग की कोटियां क्या है पहले, उसके बाद तीनों विधि अलग अलग से, उसके बाद तत्व, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, मांग की कीमत लोच को अच्छे से समझे। एक बार परिभाषा दोबारा मैं बता देता हूं। एक किसी अन्य बातें समान रहने पे किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण मांग में होने वाले परिवर्तन की मात्रा का माप मांग की कीमत लोच है। यानी कीमत लोच से इस बात का पता चलता है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से मांग में किस अनुपात में कमी हुई और कीमत कम होने से मांग में किस अनुपात में वृद्धि हुई। यानी मांग का नियम तो हमारा ये बताता था, कीमत बढ़ने से मांग कम हुई है और कीमत घटने से मांग बढ़ी है, परंतु कितनी बढ़ी है और कितनी घटी है मांग, इस बात का पता हमें कीमत लोच से, मांग की कीमत लोच से पता चलेगा। और मांग की कीमत लोच में एक बात अच्छे से क्लियर रखनी है कि सिर्फ वस्तु की अपनी कीमत को ध्यान रखना है। और ये सारी बातें किसी बच्चे ने पहले हम टॉपिक कर चुके हैं। मांग वाला चैप्टर के अंतर्गत जो भी 5 वीडियो मेरे आए थे, उन 5 को अच्छे से तैयार कीजिए, पहले अच्छे से उनको क्लियर कीजिए, तभी ये मांग की कीमत लोच आपके समझ में आएगा। अगर अब भी नहीं पढ़े हैं, कोई बच्चा रह गया है, तो पहले वाली वीडियो आराम से देखे और उन्हें तैयार करे, क्योंकि मांग का नियम और मांग फलन, मांग का विस्तार, मांग का संकुचन, मांग में वृद्धि, मांग में कमी, ये सारी बातें क्लियर होने के बाद ही हमारे आएगा मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये तभी हम समझ पाएंगे। दैट्स ऑल।